सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे बाल विवाह के विषय में। दरअसल एक रिपोर्ट आई है जो यह बताती है कि भारत में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, तो समझेंगे कि आखिर भारत में बाल विवाह इतने ज्यादा क्यों होते हैं, वर्तमान कंडीशन क्या है, भविष्य किस रूप में हमें दिखाई देता है, इसको रोकने के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, और साथ ही समझेंगे आखिर बाल विवाह का जो वैश्विक स्तर है वह किस रूप में हमें नजर आता है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे हूती और सऊदी अरब के बीच में चल रहे संघर्ष के विषय में। समझेंगे हूती समुदाय सऊदी अरब पर बार बार हमला क्यों कर रहा है और दोनों अर्थात हूती और सऊदी अरब एक दूसरे को क्यों तबाह करने पर तुले हुए हैं। वहीं जो तीसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे डीआरडीओ के विषय में, जिसने एक ऐसी तकनीकी का इजाद किया है जिससे हमारी पनडुब्बियां और बेहतर कार्य कर सकेंगी और उनकी क्षमता भी बढ़ सकेगी। आइए इन्हीं तीनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाल विवाह के विषय में। यूनिसेफ जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो यूनिसेफ को जब भी आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि यह क्या करता है। यह कल्चर से जुड़े हुए मुद्दों पर, यह बच्चों की शिक्षा या उनकी संस्कृति या उनके कल्याण के विषयों पर अपने समय समय पर कई तरह की रिपोर्ट देता है। तो यूनिसेफ 18 वर्ष से पहले होने वाले विवाह को बाल विवाह की संज्ञा देता है। अर्थात अंतरराष्ट्रीय रूप में यूनिसेफ यह कहता है कि यदि किसी स्थान पर 18 वर्ष से पहले किसी भी लड़के या लड़की की शादी होती है तो हम उसको बाल विवाह की कैटेगरी में रखेंगे। भारत में बाल विवाह की आयु और उसके लिए कानून अलग अलग समय पर अलग अलग रहे हैं, और बाल विवाह को रोकने वाला जो पहला कानून भारत में बनाया गया था वो 1929 में पारित किया गया था। इसमें 1949 में, 1978 में और 2006 में इसमें संशोधन किया गया। वर्ष 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को जो है कि इसको अधिसूचित किया गया, और इसके अनुसार जो न्यूनतम आयु है विवाह की वह बालिकाओं के लिए 18 वर्ष और बालकों के लिए अर्थात लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई। स्वाभाविक है इससे कम उम्र में विवाह करना बाल विवाह की कैटेगरी में आता है और इससे यहां पर अपराध माना गया है। बावजूद इसके यह अपराध है, अभी भी भारत में बाल विवाह हो रहे हैं। वर्तमान आधुनिक समाज में जब हम नागरिक अधिकारों पर बड़ी बड़ी बात करते हैं, ऐसे में बाल विवाह आज भी एक सामाजिक बुराई बना हुआ है। दुनिया भर में लगभग 65 करोड़ ऐसी लड़कियां या महिलाएं जीवित हैं जिनकी शादी 18 वर्ष से पहले ही कर दी गई थी। अर्थात यह वह महिलाएं हैं, वह बच्चियां हैं जिनको बाल विवाह के दंश का सामना करना पड़ा है। एक अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष 1.2 करोड़ शादियां लगभग पूरे विश्व में 18 वर्ष से कम उम्र में होती हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं, जिसके कारण बाल विवाह में कमी तो आई है, और पिछले एक दशक में ही बाल विवाह में लगभग 15% की कमी जरूर दर्ज की गई है। बावजूद इसके जो बाल विवाह के जो दर है या बाल विवाह की जो संख्या है वह काफी बड़ी हुई है। 2.5 करोड़ बाल विवाह पिछले दशक में रोके गए हैं, लेकिन अभी भी क्या हो रहे हैं, भारत के साथ साथ विश्व के कई देशों में बाल विवाह बहुत तेजी से हो रहे हैं, बड़ी संख्या में हो रहे हैं। अनुमानित तौर पर भारत में प्रत्येक वर्ष 15 लाख लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में होती है, जिसके कारण भारत में दुनिया की सर्वाधिक बाल वधुएं रहती हैं, और भारत में 15 से 19 साल की उम्र की लगभग 16% लड़कियों की शादी कर दी जाती है, अर्थात वह विवाहित हो जाती हैं। वर्ष 2017 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
और एक गैर सरकारी संगठन जिसका नाम है यंग लाइव्स ने बाल विवाह पर एक सामूहिक अध्ययन किया था और उसमें यह पता चला कि जो हमारे यहाँ पर बाल विवाह को रोकने के जितने सरकारी, गैर सरकारी या कानूनी प्रयास हैं, इसके बावजूद हमारे यहाँ जो बाल विवाह है वह जो है कि अभी भी बना हुआ है। और यह बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या इस वजह से है क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि अभी भी हमारे यहाँ लाखों की संख्या में बाल विवाह हो रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित यह जो ऊपर वाली रिपोर्ट थी, इसमें यह भी तथ्य चौंकाने वाला था कि शहरी क्षेत्रों में पिछले दशक की तुलना में बाल विवाह बढ़ा है। कैसे? 2001 में शहरी क्षेत्र में बाल विवाह के जो मामले थे 1.73% थे, अर्थात टोटल जो विवाह होते थे उसमें इतने बाल विवाह थे। वहीं 2011 में इनका जो परसेंट है वह बढ़ गया और 2.45% अर्थात लगभग 2.5% जो बाल विवाह की घटनाएं देखी गई। इससे यह पता चलता है कि इस जो शहरी क्षेत्र है उसमें भी बाल विवाह की समस्या भी बनी हुई है, जिसको हम ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ते हुए आते थे। इस तरह से यह पता चलता है कि हमें अगर बाल विवाह को रोकना है तो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों पर, जनजातीय क्षेत्रों पर या उन क्षेत्रों पर जो पिछड़े हैं वहां पर ध्यान देने की ही जरूरत नहीं है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी देने की जरूरत है। हालांकि जब ये रिपोर्ट आई तो कई ऐसे जो शहरी मामलों के जानकार हैं उनका यह कहना था कि ये जो विवाह का दर शहरी क्षेत्र में बढ़ा है, इसके पीछे का कारण यह है कि जब शहरों का विस्तार होता है तो आउटर एरिया में जो ग्रामीण क्षेत्र से प्रवास करके लोग आते हैं उनमें यह टेंडेंसी देखी जाती है। खैर, कारण जो भी हो, बाल विवाह क्या है? एक सामाजिक बुराई है जिसका समाप्त होना हमारे लिए क्या है? ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है एक दशक में भारत में 1.2 करोड़ बाल विवाह हुए थे। आप समझ लीजिए कि पिछले दशक 2001 से लेकर 2011 तक का ये जो समय था उसमें कितने ज्यादा बाल विवाह हुए। अभी के जो आंकड़े हैं इस जनगणना के बाद आ पाएंगे तो हमें देखना होगा कि आखिर यह जो बाल विवाह के आंकड़े हैं इसमें कितनी कमी आई है। दिसंबर 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान बाल विवाह में वृद्धि हुई थी और मार्च 2020 से जून 2020 के बीच लॉकडाउन के पहले 4 माह में भारत में बाल विवाह के कुल 5214 मामले दर्ज किए गए थे। यह वह मामले हैं जिनको दर्ज किया गया है, अदरवाइज आपको पता है कि बाल विवाह हो भी जाता है और वह उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। इससे यह पता चलता है कि जो लॉकडाउन आया था, इस लॉकडाउन ने परिवार के ऐसे लोगों को जो कि बच्चों की जिम्मेदारी को झेलते हैं उनको ये जो है कि इसलिए तोड़ा था कि वह जो है कि मजबूर होकर बाल विवाह करें। क्योंकि बाल विवाह की जो परंपरा है सामाजिक रूप से वह बनी हुई है, इसी के कारण लॉकडाउन में जब एक ऐसा समय आया कि लोगों के पास लगा कि अब हमारे पास रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक जो उनके अंदर सामाजिक डर था बच्चियों को लेकर, उन्होंने बाल विवाह किया और ये बड़ी संख्या में बाल विवाह लॉकडाउन के दौरान हुए हैं। ये तो 4 माह के आंकड़े थे, अभी ऐसे रिसर्च नहीं आए हैं कि टोटल कितने जो है कि बाल विवाह हुए, लेकिन इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भारत में, पूरे भारत में कितने बाल विवाह हुए होंगे। यूनिसेफ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अर्थात कल जो है कि कोविड-19 अ ग्रेड टू प्रोग्रेस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज विषयक एक विश्लेषण प्रस्तुत किया और यह विश्लेषण प्रस्तुत करके जो है कि यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया की कुल वधुओं में से लगभग आधी भारत सहित 5 देशों अर्थात भारत के साथ साथ ब्राजील, इथियोपिया, बांग्लादेश और नाइजीरिया में रहती हैं। इसका मतलब है कि जितना जो बाल वधुएं हैं वह भारत में है और उनका बाल वधु इस वजह से ज्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ बाल विवाह क्या है, ज्यादा। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि दशक के अंत से पहले 1 करोड़ अतिरिक्त बाल विवाह हो सकते हैं, जिससे इस प्रथा को कम करने की जो हमारे वर्षों से प्रगति थी वह उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। स्वाभाविक है, यहाँ पर भी कोविड और उससे उत्पन्न चुनौतियों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि हमें जरूरत है कि कोविड जैसी जो कंडीशन क्रिएट हुई है उसमें हम जब
अन्य चीजों पर ध्यान दे रहे हैं तो हमें बाल विवाह की समस्या को भी देखना होगा, हमें उसको इग्नोर नहीं करना होगा, क्योंकि कोविड के दौरान जो कि बाल विवाह की घटनाएं बढ़ी हैं, अगर यही दर जारी रही तो ये 1 करोड़ का आंकड़ा है और भी बढ़ सकता है। रिपोर्ट कहती है कि अनुमानित 65 करोड़ लड़कियों या महिलाओं का जो विवाह है वह बचपन में हुआ था, और यह बताता है कि अभी जो बाल विवाह को रोकने के हमारे प्रयास थे वह बहुत सफल नहीं हुए। यूनिसेफ ने यह भी कहा है कि दुनिया की 3 में से 1 जो बाल वधू है वह भारत में रहती है। इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ जो बाल विवाह की एक सामाजिक मान्यता है वह बहुत कमजोर नहीं हुई है, जिसको कमजोर होना चाहिए था। यूनिसेफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि भारत में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए हमें सबसे गरीब और इस लिहाज से सबसे अधिक जोखिम में रहने वाली लड़कियों और परिवारजनों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अर्थात हमें ऐसा जो है कि मैप बनाना होगा जहां पर बाल विवाह की घटनाएं ज्यादा होती हैं, चाहे वो किसी भी क्लास, सोसाइटी या वर्ग से हो। हमें उन क्षेत्रों पर या उन परिवारों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है जहां पर लोग बाल विवाह जो है कि करते हैं। यूनिसेफ ने कहा है कि भारत के लिए 2030 तक सतत विकास लक्ष्य अर्थात एसडीजी गोल 5 में यह बड़ी चुनौती है कि वो कैसे 2030 तक इस जो है कि कुप्रथा को या जो है कि एक सामाजिक बुराई को समाप्त करता है। दरअसल एसडीजी जो 5 है अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जो है उसमें बाल विवाह जैसी कुप्रथा का उन्मूलन करने और साथ ही साथ लैंगिक समानता को बढ़ाने की बात की गई है, सभी महिलाओं और लड़कियों के सशक्त करने की बात की गई है। यह तभी हो पाएगा जब बाल विवाह जैसी परंपराओं को रोका जाए। तो यह कहा गया है इस रिपोर्ट में कि भारत अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2030 तक अचीव करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वह बाल विवाह को भी समाप्त करे या रोके। बाल विवाह के कारण क्या होते हैं? पहली समस्या है दहेज की। क्योंकि दहेज क्या होता है, जब आपको पता है कि आज के समय दहेज को लेकर एक सामाजिक स्वीकृति बनती जा रही है जो कि एक गलत परंपरा है, तो बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको लगता है कि जब हमारी बच्ची बड़ी होगी हमारे पास हो सकता है उतनी संपन्नता ना हो, इसलिए क्या करते हैं बचपन में कम उम्र में बच्चियों की शादी कर देते हैं। ठीक इसी तरह शिक्षा का अभाव या कम शिक्षित लड़कियां जो होती हैं अर्थात जो बच्चियां क्या होती हैं स्कूल छोड़ देती हैं, जो घर पर कार्य करती हैं, जिनके पेरेंट्स कम शिक्षित हैं, वह क्या कर देते हैं बाल विवाह कर देते हैं। साथ ही साथ माँ बाप के अंदर एक असुरक्षा की भावना भी है, क्योंकि बच्चियों को लेकर अभी हम इतने अच्छे एफर्ट नहीं ला पाए हैं कि बच्चियां सशक्त महसूस कर सकें, या जैसे हमने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो आंदोलन है उसकी क्या रूपरेखा आपके सामने दिखाई देती है। आए दिन आप सोचते हैं कि सुनते हैं कि बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं, इसलिए भी जो है कि पेरेंट्स के अंदर एक डर रहता है कि ऐसी कोई घटना हो उससे पहले क्या करना है, विवाह कर देना है। आप समझ सकते हैं कि आखिर ये जो पेरेंट्स करते हैं उनके ऊपर क्या बीतती होगी, और सबसे बड़ी बात उस बच्ची के साथ क्या बीतती होगी जो बाल विवाह का शिकार होती है। परंपरागत सामाजिक परंपराएं भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि परंपरागत सामाजिक परंपराओं में कहीं ना कहीं इसको कुछ लोग सही ठहराते आए हैं, जिसकी वजह से इसकी सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है। अगर सभी लोग, सभी क्षेत्र के लोग, सभी समुदाय के लोग इसके अगेंस्ट में खड़े होते तो बाल विवाह जैसी चुनौतियों को हम आसानी से टैकल कर सकते थे। इसके अलावा गरीबी, अभाव, विवाह पर होने वाला जो खर्च है वो भी एक बाल विवाह को बढ़ावा देता है। प्रश्न आएगा इससे क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो देखिए क्या होता है, बहुत से ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं एचआईवी और स्वास्थ्य संबंधी अनेक तरह की समस्याएं जो है कि उत्पन्न होती हैं, क्योंकि बाल विवाह के शिकार जो बच्चियां होती हैं वह जो है कि कई तरह की ऐसी चीजें हैं जिससे उनका शरीर फिट नहीं होता, चाहे प्रेगनेंसी को लेकर या किन्हीं अन्य चीजों को लेकर, और इसके वजह से मातृ मृत्यु दर का जोखिम भी ज्यादा रहता है और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। ठीक इसी तरह से जो बच्चियां होती हैं वो क्या होती हैं, शिक्षा से वंचित हो जाती हैं, उनके क्षमता का विकास नहीं हो पाता, उनका सशक्तिकरण नहीं हो पाता। साथ ही साथ जिस परिवार में हो जाती हैं उनके ऊपर पारिवारिक दायित्व होता है, और ये जो दायित्व है तनाव का कारण बन जाता है, जिसकी वजह से उनको हिंसा का शिकार होना पड़ता है। अपनी पर्सनालिटी को जो है कि वो ध्यान नहीं दे पाती और धीरे धीरे वो जो है कि एक बच्ची जो बहुत कुछ कर सकती थी वो क्या होती है, इस कुप्रथा का शिकार हो जाती है। साथ ही साथ जो बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है, जिसमें यह कहा गया है कि जो भी बाल अधिकार हैं, बच्चों के अधिकार हैं, बच्चों के अधिकार सभी बच्चों को मिलने चाहिए, उसका भी पूरा तरह से पालन नहीं हो पाता। आई होप आप समझ पाए होंगे कि आखिर ये जो बाल जो है कि विवाह की समस्या है वह क्या है, क्यों चर्चा में बनी हुई थी। अब हम
हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। यहाँ पर देखिए मिडिल ईस्ट का आपको मैप दिखाया गया है। यहाँ पर एक देश है यमन, इसको ध्यान से देख लीजिए, और इससे लगा हुआ बाउंड्री है आपका सऊदी अरबिया का। और जो सऊदी अरबिया का यह वाला जो क्षेत्र है, यह वाला, इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ पर्सिया से लगा हुआ क्षेत्र, अर्थात फारस की खाड़ी से लगा हुआ क्षेत्र। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सऊदी अरब का सबसे बड़े तेल के जो भंडार हैं, वहाँ पर सऊदी अरब की आपने एक तेल कंपनी का नाम सुना होगा, अरामको, यहीं पर कार्य करती है। कुल मिलाकर ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर तेल की संपन्नता काफी ज्यादा है। और ये जो तेल की संपन्नता सिर्फ सऊदी अरब के लिए ठीक नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लिए। अगर आप देखें तो जो है कि चाइना, अमेरिका के बाद जो है कि भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। स्वाभाविक है अगर यहाँ पर कोई उथल पुथल होती है, जैसा कि अभी यहाँ पर हूतियों ने क्या किया था, हमला किया था, और यहाँ पर अरामको कंपनी का प्रोजेक्ट था, उसी पर हमला किया गया था। हमला करके यहाँ पर जो तेल के क्षेत्र थे उनको प्रभावित करने का या यहाँ की सप्लाई चेन को तोड़ने का प्रयास किया गया था। और आपने देखा होगा कि तुरंत क्या हुआ था, जो कच्चे तेल के दाम थे उससे वो बढ़े थे। इस वजह से बढ़े थे क्योंकि रिपोर्ट्स ये आई कि ये जो यहाँ पर हमला किया है हूती समुदाय ने, बताएंगे अभी हूती कौन है, तो हूती समुदाय ने जब यहाँ पर हमला किया तो उससे ये लगा कि सप्लाई चेन जो है, अर्थात जो आयात और निर्यात का पूरा एक सप्लाई चेन बना हुआ है, वो ब्रेक होगा और इससे कच्चे तेल के दाम बढ़ने लगे। कच्चे तेल का दाम भारत के संदर्भ में देखें कि कच्चे तेल के दाम जब अभी बहुत ज्यादा नहीं है, तब हमारे यहाँ कई जगहों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें आप देख रहे हैं आसमान छू रहे हैं। इसके कारण जब भी यहाँ पर उथल पुथल होती है तो भारत पर भी निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, अन्य विकासशील देशों पर भी पड़ता है। कुल मिलाकर सऊदी अरब और यमन की लोकेशन देख लीजिए, इसका जिक्र आने वाला है। यमन, जिसको हमने आपको दिखाया, लंबे समय से गृह युद्ध में फंसा हुआ है। यमन में एक तरफ हूती समुदाय यहाँ के एक जो है कि जैसे मुस्लिम समुदाय में ही हूती समुदाय एक है, वह क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपनी ही सरकार। ये लंबे समय से यहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है और इस गृह युद्ध में हूती समुदाय ने क्या हुआ है, अपनी जीत हासिल की है और यहाँ की सरकार पर लगभग इनका पूरी तरह से नियंत्रण है। 6 साल पहले यमन में गृह युद्ध के बाद शिया हूती मिलिशिया द्वारा, मिलिशिया का मतलब मिलिट्री का संगठन, लेकिन ये सरकारी संगठन नहीं है, यह क्या है, जो हूती समुदाय के वह लड़ाके हैं जिन्होंने हथियार उठाए हैं। ऐसे लड़ाकों को जो सरकार समर्थित तो नहीं होते लेकिन मिलिट्री की तरह कार्य करते हैं, उनको मिलिशिया बोला जाता है। तो शिया हूती द्वारा देश के उत्तरी भाग और राजधानी सना पर कब्जा कर लिया गया और यह माना जाता है कि उन्हें ईरान का समर्थन है। आपको पता है कि सऊदी अरबिया और ईरान में जो है कि 36 का आंकड़ा रहता है, दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर देना चाहते हैं और दोनों के पीछे शिया और सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नजर आता है। इसी तरह से अब ईरान क्या करता है, यहाँ के जो हूती समुदाय हैं, हूती मिलिशिया है, उनको सपोर्ट करता है और स्वाभाविक है सऊदी अरब ईरान से दुश्मनी रखता है और इसीलिए वह चाहता है कि जो हूती समुदाय हैं उनको यमन से बाहर किया जाए। लेकिन सोचिए, हूती समुदाय ने लंबे समय से यहाँ पर संघर्ष करके यहाँ पर सेना, यहाँ पर राजधानी पर अभी भी कब्जा बनाया हुआ है, तो काफी मजबूत है। वर्ष 2015 में सऊदी अरब ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर जो है कि क्या किया था, यमन में हूती नियंत्रित क्षेत्रों पर हमला कर दिया। हालांकि सऊदी अरब और उसके सहयोगी देश यमन को हूतियों के मुक्त ना करा सके या उनके नियंत्रण से उसको मुक्त ना करा सके। और जब भी जो है कि सऊदी अरब का जिक्र आता है तो अमेरिका, फ्रांस जैसे देश उसके सहयोगी होते हैं, यूएई जैसे देश उसके सहयोगी होते हैं। अमेरिका इसलिए सहयोग करता है क्योंकि जो है कि सऊदी अरब क्या करता है, उससे बहुत ज्यादा हथियार खरीदता है। डोनाल्ड ट्रंप के जो रिश्ते थे आप जानते ही हैं सऊदी अरब के साथ कैसे थे। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ है, हूती समुदाय या फिर ईरान का जो प्रभाव है यमन में, उसके वजह से जो है कि यमन बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है। वहां पर जो कि भूखमरी की स्थिति है, गृह युद्ध के हमलों, गरीबी, भूखमरी से यहां लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र जो है कि यमन की स्थिति को दुनिया के सबसे विभत्स स्थिति में बता चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जो है कि जिनके संबंध सऊदी अरब से अच्छे थे, उन्होंने क्या किया था कि हूतियों को चरमपंथी घोषित कर दिया था, अर्थात ऐसा जो एक आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर दिया था। और इससे क्या हुआ कि यमन के अंदर जो सहायता पहुंच पाती थी, वैश्विक सहायता पहुंच पाती थी, वो भी समाप्त हो गई। और जब वह समाप्त हुई तो भूखमरी की कंडीशन, चूंकि वहां तो कुछ उत्पादन हो ही नहीं पा रहा है, देश पूरी तरह से गृह युद्ध में फंसा हुआ है, ऐसे में जो बाहर से समर्थन मिलता था वो भी सहयोग, अनाज वगैरह
वगैरह नहीं पहुंच पा रहा है और इससे क्या हुआ, वहां पे काफी चीजें बर्स्ट हो चुकी हैं वहां पर, जो कि सबसे दुनिया के कुपोषित बच्चे आपको देखने मिल जाएंगे। जो बाइडेन जो है कि इनकी जो नीति रही है यमन की स्थिति को लेकर ट्रंप और सऊदी अरब से अलग रही है। इसी कारण बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद हूती को चरमपंथी की गुट से सूची से बाहर कर दिया, अर्थात जो इन पर प्रतिबंध लगे थे उसको हटा दिया। लेकिन इस समय जो हूती समुदाय है वह अति आत्मविश्वास के शिकार हो चुके हैं और इसी के कारण एक सप्ताह के अंदर 2 बार सऊदी अरब पर उन्होंने हमला किया। पहले हमले को सऊदी अरब ने असफल कर दिया, लेकिन रविवार को हूती सऊदी अरब पर हमला करने में सफल हो गए। रविवार को हूतियों ने सऊदी अरब के सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया और यहां पर सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी अरामको कार्य कर रही थी। फारस की खाड़ी किनारे स्थित राष्ट्रानुरूध तेल क्षेत्र पर यह हमला किया गया था और यह जो तेल क्षेत्र है यह दुनिया के सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्रों में से एक है और यह विश्व के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक माना जाता है। स्वाभाविक है हूती समुदाय का टारगेट यह था कि यहाँ पर जो तेल का उत्पादन है उसको नुकसान पहुंचाया जाए और इससे क्या होगा कि सऊदी अरब थोड़ा सा बैकडोर पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा पड़ गया। हूतियों ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि हमने मिलिट्री टारगेट किया था, हमारा किसी रिसोर्स को बर्बाद करने का नहीं था, या फिर उन्होंने कहा कि हमें इससे कोई दुख नहीं है। हमले में 14 ड्रोन और एक मिसाइल का प्रयोग किया गया था, लेकिन सऊदी अरब ने इसे पहले कायरतापूर्वक कार्य बताया और बाद में इसकी प्रतिक्रिया में अर्थात हूतियों ने जो हमला किया था सऊदी अरब पर, इसकी प्रतिक्रिया पर यमन की राजधानी जो है कि सना में हूती नियंत्रित सैन्य स्थलों पर सऊदी अरब ने हमला कर दिया। हूती समर्थित संचालित जो टीवी चैनल है जिसका नाम है मसीरा सैटेलाइट, इसने खबर दी कि यमन की राजधानी में कम से कम 7 हवाई हमले हुए। कुल मिलाकर अगर इससे समझें तो यमन में अभी कुछ दिनों से जो हमले रुके हुए थे फिर से वह बढ़ गए हैं और जो यमन पहले ही बर्बाद हो चुका है, जहां की 70% आबादी इस समय कुपोषण का सामना कर रही है, वह और भी बर्बादी के कगार की ओर बढ़ रहा है। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े, लगभग 3% से अधिक की वृद्धि देखी गई और यह जो कच्चे दाम के मूल्य थे प्रति अगर बैरल देखा जाए तो $71.360 जो है कि यह पहुंच गया था, जो कि काफी ज्यादा है। पिछले साल फरवरी माह में यह जो कच्चे तेल की कीमतें थीं यह $71 नहीं थी, मात्र $20 थी और अभी कुछ समय पहले देखा जाए तो जब $60 से $61 जो है कि चल रहा था, ऐसे समय में भारत में तेल का जो मूल्य था, विश्व के अन्य देशों में भी तेल का मूल्य ज्यादा था कुछ देशों में। और अब तो क्या होगा जब इतना तेल का कीमत इतना बढ़ रहा है कच्चे तेल का, तो आप समझ सकते हैं कि भारत जो कि क्या करता है, तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है, उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर अगर हमें यहाँ पर यह समझना है कि सबसे पहले इस जो है कि युद्ध से न सिर्फ मिडिल ईस्ट में अशांति उत्पन्न हो रही है बल्कि वैश्विक जो ऊर्जा का संकट है वो भी उत्पन्न हो सकता है और जो देश तेल का आयात करते हैं अगर ऐसे हमले होते रहे तो उनका आयात प्रभावित होगा और साथ ही साथ उनको अधिक मूल्य देना पड़ेगा और भारत जैसे देश का क्या होगा, जो उसके पास विदेशी मुद्रा का भंडार है उसमें कमी आएगी। सऊदी दुनिया के सर्वाधिक तेल उत्पादन करता है और भारत क्या है, भारत का वो सबसे बड़ा तेल निर्यातक है। तेल की कीमतों के विषय में जानकारी रखने वालों का मानना है कि मध्य पूर्व में सऊदी, हूती और ईरान जो तनाव से तेल की कीमतें बहुत प्रभावित हुई हैं। भारत तेल का चूंकि तीसरा सबसे बड़ा आयातक है, इसीलिए भारत चाहता है कि यहाँ पर शांति स्थापित की जाए। वर्तमान घटनाक्रम जो बाइडेन के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वह पहले समझ रहे थे कि इससे क्या होगा जब हूतियों से वह यहाँ पर जो उन पर प्रतिबंध लगा है उसको हटा लेंगे या चरमपंथी गुट का टैग जब हटेगा तो हो सकता है बातचीत के माध्यम से चीजें टलें। लेकिन अब वहां पर क्या हुआ है, हूती समुदाय ने जो है कि हमला करना चालू कर दिया है और उसकी प्रतिक्रिया में सऊदी अरब ने भी हमला करना चालू कर दिया है। सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते इस समय बुरे दौर से चल रहे हैं, तो देखना होगा कि आखिर यहाँ पर अमेरिका नए सिरे से कैसे चीजों को हैंडल करता है। और यहाँ पर एक चीज और होगा कि अमेरिका ईरान के साथ भी अच्छे संबंध बनाना चाहता है, लेकिन कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि ईरान बहुत प्रत्यक्ष तौर पर क्या कर रहा है, हूती समुदाय का समर्थन कर रहा है और हूती समुदाय क्या कर रहा है, सऊदी अरब पर हमला कर रहा है। तो देखना होगा कि सऊदी अरबिया का एंगल जो है कि ईरान और अमेरिका के रिश्तों को कैसे आगे बढ़ाता है।
शरणार्थी मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि सऊदी अरब हूती तनाव के कारण ऐसी शरणार्थी समस्या मिडिल ईस्ट में उत्पन्न हो सकती है जो मानवता को भी शर्मसार कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर पहले से लोग क्या है भूख और कुपोषण से जो है कि त्रस्त हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि ये युद्ध कब खत्म होता है, और जब युद्ध खत्म होगा तो बस यही उम्मीद की जा सकती है कि अब सभी चीजें ठहर जाएं, अर्थात युद्ध की गतिविधियां ठहर जाएं और फिर से लोग वहां पर विकास की ओर आगे बढ़ सकें। खैर, अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर जो कि डीआरडीओ से जुड़ी है। डीआरडीओ ने सोमवार रात को मुंबई में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन EIP तकनीकी का परीक्षण किया। शब्द ध्यान दीजिएगा, एयर इंडिपेंडेंट और प्रोपल्सन अर्थात ऐसी तकनीकी जिसमें क्या होता है कि ऊर्जा के लिए वायुमंडलीय जो है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसको मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा अभी रुकिए। आपको पता है कि जो पनडुब्बियां होती हैं उनमें ऊर्जा के लिए दो प्रोपल्सन तकनीकी, अर्थात प्रोपल्सन का मतलब वो है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, दहन की प्रक्रिया इसमें प्रयोग की जाती है। तो आपने सुना होगा जो पनडुब्बी होती हैं, एक होती है डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन तकनीकी पर, अर्थात डीजल इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली, और दूसरी होती है न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली। अब जो न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली होती हैं यह क्या होती हैं, यह जो है कि बहुत महंगी होती हैं, और इनकी अच्छी चीज यह होती है कि अधिक समय तक पानी में रह सकती हैं, अर्थात इनको अगर एक बार पानी में छोड़ दिया जाए तो लंबे समय तक ये पानी के अंदर रहकर अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी यह है कि ये जो न्यूक्लियर वाली पनडुब्बी होती हैं ये बड़ी होती हैं, और बड़ी होने के साथ साथ इनमें क्या होता है बहुत ज़्यादा खर्च आता है, और इसी के कारण इनकी संख्या कम होती है। जैसे हम चाइना का ही एग्जाम्पल लें, कल भी मैंने आपसे बात की थी, तो चाइना के पास जो है कि 62 सबमरीन है, लेकिन साथ ही क्या है न्यूक्लियर प्रोपल्सन तकनीक पर चलने वाली जो है कि क्या कहें सबमरीन है या परमाणु जो है कि पनडुब्बी। दूसरी ओर दूसरा जो तकनीकी है जो डीजल इलेक्ट्रिक वाली है, ये क्या करती है, इसमें बैटरी और डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है परमाणु पनडुब्बी को चलाने के लिए। और इसमें क्या होता है कि ये जो बैटरी और डीजल इंजन वाला ये पनडुब्बी है पानी में कुछ दिन ही कार्य कर पाता है, लगभग 4 से 5 दिन ही ये पानी के अंदर रह पाता है, और उसके बाद यह जो बैटरी है वह क्या होती है, वह उसकी ऊर्जा कम होने लगती है, और उसको रिचार्ज करने के लिए क्या करना होता है, पानी की सतह पर लाना होता है। अब जैसे ही पानी की सतह पर इसको लाना होता है तो यहाँ पर दो चुनौतियां होती हैं। पहले तो यह है कि जैसे ही पानी के ऊपर जो है कि पनडुब्बी आएगी यह किसी दुश्मन देश के रडार में पकड़ में आ सकती है, इस पर हमला हो सकता है। दूसरा यह है कि मान लेते हैं युद्ध चल रहा है, कोई तनाव है, कोई ऑपरेशन है, और ऐसे में जो डीजल इलेक्ट्रिक वाली जो पनडुब्बी है उसका जो है कि बैटरी जो है कि चूंकि 3-4-5 दिन से अंदर है पानी के, तो उसका जो है बैटरी डाउन हो चुका है। ऐसे में रिचार्ज करने के लिए अर्थात जो वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है उसको प्राप्त करने के लिए इसको बाहर आने की जरूरत थी, बाहर लाने की जरूरत थी, ताकि बैटरी को रिचार्ज करके फिर अंदर ले जाया जा सके। लेकिन क्या होगा, इसी बीच उस पर हमला हो सकता है, तो जो कार्य जो मिशन पर वह पनडुब्बी थी वो भी रुक जाएगा। इसीलिए लंबे समय से कहा जा रहा था कि आखिर कुछ ना कुछ तो इसमें करना चाहिए, और इसी को करने के लिए क्या किया गया है, एक नई तकनीकी जिसका नाम है EIP, अर्थात जैसा कि हमने ऊपर बताया इसका फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन तकनीकी का क्या किया गया है, इजाद किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, यह जो है कि किया गया है DRDO के द्वारा। डीजल इलेक्ट्रिक जो है सबमरीन जो होती हैं इनका जो प्रयोग है इस समय सबसे ज्यादा होता है। इस वजह से ज्यादा होता है क्योंकि छोटी भी होती हैं, सभी देशों में आसानी से बना ली जाती हैं, और यह क्या होती हैं जब तक अंदर में रहती हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये पानी से ऊपर आती हैं तो रडार की पकड़ में आ जाता है। लेकिन अधिकांश देश इसी को ज्यादा यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये सस्ती पड़ती हैं। तो अब क्या हुआ है कि डीजल इलेक्ट्रिक जो सबमरीन हैं उनके लिए DRDO ने क्या किया है, जो है कि एक EIP तकनीकी का विकास किया है। इससे क्या होगा, जो पनडुब्बी है अधिक समय तक पानी में रह सकती है, और उसकी जो बैटरी है उसको रिचार्ज करने के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन की आवश्यकता अब कम होगी या फिर ना के बराबर होगी, अर्थात उसको ऊपर लेकर नहीं आना होगा। और इसमें क्या करेंगे ये लोग, ये जो DRDO की तकनीकी है इसमें फ्यूल सेल का एक तकनीकी है जो है कि EIP की फ्यूल सेल तकनीकी। इसमें क्या होता है, केमिकल
एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि आपको पता है कि पानी का मतलब क्या है, हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी है। तो हाइड्रोजन में पानी के में क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो इसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज किया जाए, हाइड्रोजन को एक फ्यूल के रूप में और ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज करके क्या किया जाएगा, बैटरी को पानी के अंदर ही रिचार्ज किया जाएगा। अर्थात जो वहां पे परमाणु जो पनडुब्बी है उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी में एआईपी टेक्नोलॉजी को हम क्या कर सकेंगे, इनबिल्ट कर सकेंगे। और इससे क्या होगा कि जो उसमें लगी हुई चीजें हैं, अर्थात जो H2O है, वो उस H2O का हाइड्रोजन को H2O में से जब हाइड्रोजन अलग होगा तो उसका प्रयोग हम फ्यूल के रूप में, ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजर के रूप में कर सकेंगे। और आने वाले समय में भारतीय वायुसेना जो कलवरी बर्ग के जो पनडुब्बी हैं उन सभी को क्या करेगा, AIP से जोड़ देगा और 2023 तक यह होने की संभावना है। इससे क्या होगा, हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ परमाणु पनडुब्बी बनाने की क्षमता में अभी कमी है, या फिर जो हमारी पहले से डीजल वाली टेक्नोलॉजी की पनडुब्बी हैं, उनमें हम AIP की तकनीकी को लगाकर उनको अच्छा कर सकेंगे, उनका एज बढ़ेगा, उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। और जो परमाणु पनडुब्बी में बनने की ओर अभी हमारी संभावना में जो है या जो रुकावट नजर आ रही है, तब तक के लिए इससे हम काम चला सकेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हमें यूज क्या करना है, वह परमाणु वाली जो कि पनडुब्बी या न्यूक्लियर एनर्जी की जो हमारी सबमरीन होती है उसी की ओर बढ़ना है। लेकिन जब तक हम उस पर नहीं पहुंचते हैं तब तक के लिए AIP तकनीकी काफी बेहतर हो सकती है। यह तकनीकी अभी अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और रूस के पास ही है। और इससे क्या होता है, AIP की तकनीकी से न सिर्फ जो है कि जो बैटरी की रिचार्ज करने के लिए ऊपर आने की आवश्यकता कम होती है, साथ ही साथ आवाज में भी कमी आती है। और आवाज में कमी आने के कारण जो वह पकड़ में आने की उसकी संभावना वो भी कम हो जाती है। तो यह जो AIP तकनीकी है, इससे क्या होगा कि जो हमारी परमाणु जो हमारी दूसरी गैर परमाणु पनडुब्बियां हैं, उनको हम क्या कर सकेंगे, इस AIP तकनीकी से लैस करके उनको फिर से चला सकेंगे। और किसी भी जो पनडुब्बी है उसमें बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसमें हम इस तकनीकी को लगाकर पुराने और साथ ही साथ नए बनने वाले पनडुब्बियों को हम इस तकनीकी से लैस करके उनकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और इससे हमें समय मिलेगा जो परमाणु आधारित पनडुब्बियां होती हैं उनको तैयार करने के लिए। आई होप आप तीनों टॉपिक समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।